हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। आज है 10 अक्टूबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को वहाँ पर कवर किया जाता है और साथ साथ उन क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो होती है, उनके जो की पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहिए। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? यानी जो विश्व डाक दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 8 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 7 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 9 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं हम। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो विश्व डाक दिवस की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी विश्व डाक दिवस में डाक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको याद दिलाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि जो डाक होता है, जो पोस्ट होती है, जो डाक का जो भी प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, जो भी इम्पोर्टेंट उसका महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में, उसकी याद दिलाने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे हम यूपीयू के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। इसके मनाने की जो घोषणा है वो पहली बार 1969 में जापान के टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी वहाँ पर एक कांग्रेस आयोजित की गई थी, या वहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जापान में 1969 में। और पहली बार ये घोषणा की गई थी कि 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व पर केंद्रित 8वें कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ए ऑप्शन है चिराग पासवान, बी ऑप्शन है कंगना रनौत, सी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू और डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उत्तर पूर्व पर केंद्रित 8वें कला महोत्सव का उद्घाटन जो है वो किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? तो किया है सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित राष्ट्रपति निलयन में। कब किया? तो 28 सितंबर 2024 को इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। और ये बेसिकली जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी थीम पर आधारित है। जो भी पूर्वोत्तर राज्यों की जो कला है, संस्कृति है, शिल्प है और जो भी उनकी पाक विविधताएं हैं उनका प्रदर्शन इस महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा। ये 28 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम में इसका उद्घाटन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राजमार्ग पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम सफ़र नीति शुरू की गई? एक पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम सफ़र नीति, ये जो हम सफ़र नीति है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, किन केंद्रीय मंत्री ने इसको शुरू किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है संतोष कुमार यादव, बी ऑप्शन है अजय टम्टा, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है चिराग पासवान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में राजमार्ग मंत्री भी हैं, इनके द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम सफ़र नीति की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अब हाईवे पर मिलेंगी घर जैसी सुविधाएं। यानी हाईवे की जो ये किनारे होती हैं, रोड्स के किनारे जो जगह होती है वहाँ पर कई सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली हैं और इसके लिए ही हम सफ़र जो नीति है उसका शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने नई दिल्ली में हम सफ़र नीति का शुभारंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट
और बहुत ही ज़्यादा विकसित प्रकार की ये जो नीति है वो लागू की गई है। कब? 7 अक्टूबर 2024 को इसको लागू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना। होता क्या है, जो हाईवे होते हैं, जो एक्सप्रेसवे होते हैं, उनके किनारे जो रोड्स के जो किनारे होते हैं, हाईवे के जो किनारे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती। तो उन सुविधाओं को वहाँ पर उपस्थित करने के लिए, उन सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमसफ़र नीति का शुभारंभ किया गया है। NHI के यात्री NHI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर जा करके तुरंत अपने स्थान के निकट प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं का विवरण भी पा सकेंगे। यानी कि जो भी यात्री हाईवे पर या राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं तो वो क्या करेंगे, NHI का जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उस पे जा करके अपने आसपास के लोकेशन के हिसाब से जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से वो जो सूचना होगी वो पा सकेंगे। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैस सैयद दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? यानी कि इनका दूसरा, ये सेकंड टर्म है, सेकंड कार्यकाल है इनका 5 साल का, और कैस सैयद इनका नाम है, और ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ट्यूनीसिया और डी ऑप्शन है इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्यूनीसिया देश के जो राष्ट्रपति हैं वो पुनः चुन करके आए हुए हैं कैस सैयद, और इनका ये सेकंड कार्यकाल है और 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में कैस सैयद दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति चुने गए। जो वहाँ पे चुनाव हुए उनका परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को आया, और इसी परिणाम के अंतर्गत कैस सैयद जो हैं वो दूसरी बार वहाँ के यानी ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। राष्ट्रपति जो कैस सैयद हैं इनको 90.7% जो मत हैं वो हासिल हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बहुमत था इनके पास। 90.7% मत के साथ ये पुनः वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। ट्यूनीसिया जो है वो अरब सभ्यता वाला एक अफ्रीकी देश है, यानी अरब की जो सभ्यता है तो अरब सभ्यता वाला यह एक अफ्रीकी देश है। इसे 1956 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी, यानी फ्रांस पर इसका अधिकार था, और 1956 में फ्रांस से इसे आज़ादी मिली थी। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी हाल ही फिलहाल में कई सारे जो प्लेयर्स रहे हैं, कई सारे जो खिलाड़ी रहे थे, बहुत ही उम्दा प्लेयर, अनुभवी प्लेयर जो रहे हैं, उन्होंने संन्यास लिया है, और इसी क्रम में एक और प्लेयर्स जो हैं उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। तो ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है दीपा कर्माकर, सी ऑप्शन है अवनी लेखरा और डी ऑप्शन है आकाशदीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी दीपा कर्माकर ने अभी हाल ही में खेल से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। आप यहाँ पे दीपा कर्माकर को देख भी सकते हैं। डिटेल में हम बात करें तो ओलंपियन जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं दीपा कर्माकर। इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है। दीपा कर्माकर को स्मॉल वंडर के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है स्मॉल वंडर, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। दीपा कर्माकर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट भी हैं, यानी कि पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली। 2016 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, इससे सम्मानित किया गया था। यानी 2016 में इन्हें सर्वोच्च जो खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में बांसवाड़ा में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता किसने की? यानी बांसवाड़ा में आयोजन किया गया आदि गौरव सम्मान समारोह का, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है मनसुख मांडविया, सी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू और डी ऑप्शन है जीतन राम मांझी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बांसवाड़ा में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता
अध्यक्षता की। कब? तो 4 अक्टूबर 2024 को इन्होंने इसकी अध्यक्षता की हुई है। कहाँ पर की हुई? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर इन्होंने आदि गौरव सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। माउंट आबू में, यानी राजस्थान में जो माउंट आबू है, वहां पर स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, इस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। और माउंट आबू से एक पॉइंट और निकल करके आता है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान की जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने आदि गौरव सम्मान की स्थापना की हुई थी, और उसका जो पहला आदि गौरव सम्मान समारोह था, उसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ए ऑप्शन है जेफरी ई हिंटन, बी ऑप्शन है जॉन जे होपफील्ड, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है गैरी आर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गैरी आर की बात करें तो इनको चिकित्सा के लिए, या यूँ कह सकते हैं इनको मेडिसिन के लिए भी इनको 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और लेकिन अगर यहाँ पर भौतिकी की बात करें तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड, इनको नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन अवार्डेड नोबेल प्राइज 2024 इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो जॉन जे एफ होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को चुना गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास में उनके अग्रणी कार्यों के लिए ये जो पुरस्कार है वो उनको दिया गया है। अगर बात करें इनको क्यों मिला हुआ है, तो एआई के जो विकास में, यानी एआई को डेवलप करने में इनका जो अग्रणी कार्य है, उसके लिए इनको ये जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है। जो दोनों विजेता हैं, इनको 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर की जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान की जाएगी, और उन्हें 10 दिसंबर 2024 को स्टॉकहोम में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यानी कि घोषणा अब की जा रही है नोबेल पुरस्कारों की, और जो ये पुरस्कार दिए जाएंगे वो 10 दिसंबर 2024 को स्टॉकहोम में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उस दिन ये जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाएंगे। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 17वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया? यानी जो 17वीं नेशनल अवार्ड जो अभी हाल ही फिलहाल में इनकी घोषणा की गई थी, उनको कहाँ पर प्रदान किया गया, कहाँ पर सेरेमनी का आयोजन किया गया? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी है उसका आयोजन किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। कब आयोजन हुआ? 8 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी विजेताओं को अवार्ड और सम्मान प्रदान किया। यानी जो भी नेशनल अवार्ड प्राप्तकर्ता थे उन सभी लोगों को नेशनल अवार्ड दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को, जो जैसा कि हाल ही फिलहाल में अभी घोषणा की गई थी कि इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो मिथुन चक्रवर्ती को इस साल फिल्म जगत के लिए गौरवपूर्ण दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहां पर शुरू हुआ? जब इसके बारे में चर्चा हुई थी कि ये शुरू होने जा रहा है, तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था, और अब ये शुरू हो चुका है तो फिर से एक बार ये क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालाबार 2024 नौसैनिक जो अभ्यास है ये कहां पर शुरू हुआ? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। कब से कब तक होगा? तो 8 अक्टूबर 2024 से ये शुरू हुआ है और 18 अक्टूबर 2024 तक होगा। यानी 10 दिनों का ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये आयोजित किया जाएगा, और इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत तो है ही, तो भारत
ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन सभी देशों के नौसैनिक जो हैं वो शामिल हुए हैं। ये लोग भाग इसमें ले रहे हैं। मालाबार की जो शुरुआत है वो 1992 में हुई थी और जब प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई थी तो सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये सभी लोग इसमें शामिल हुए। बात करें जापान की तो जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ था, यानी कि जो मालाबार 2024 है तो उसमें जो जापान है ये 2015 में शामिल हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ और शुरुआत जो हुई थी वो सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में 1992 में हुई थी। बढ़ेंगे हम अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ कौन बनेंगे? यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में घोषणा की गई है कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के जो नए सीईओ हैं उनको चेंज किया गया है। तो ए ऑप्शन है टोनी विंसिक्वेरा, बी ऑप्शन है रवि आहूजा, सी ऑप्शन है यामिनी रंगन और डी ऑप्शन है नम्रता संधू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रवि आहूजा को सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया सीईओ बनाए जाने की घोषणा की गई है और ये टोनी विंसिक्वेरा का स्थान लेंगे और उनकी जगह पर रवि आहूजा जो है ये सीईओ बनेंगे। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ रवि आहूजा बनाए गए। टोनी विंसिक्वेरा जो हैं ये अगले साल की शुरुआत में ही अपने पद से हट जाएंगे और उनकी जगह पर रवि आहूजा जो होंगे ये होंगे नए सीईओ। इनका जो रवि आहूजा है इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 2 जनवरी 2025 से रवि आहूजा टोनी विंसिक्वेरा की जगह लेंगे। टोनी विंसिक्वेरा जो हैं ये यहाँ से पद से हट करके कहाँ जाएंगे तो ये टोक्यो स्थित सोनी ग्रुप ऑफ कॉर्प की हॉलीवुड आर्म में ये पदभार संभालेंगे और सोनी पिक्चर्स जो नेटवर्क है वो इंडिया टेलीविजन चैनल ऑपरेट करती है, यानी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क जो इंडिया टेलीविजन चैनल है इसको ऑपरेट करती है। इसके 16 एंटरटेनमेंट चैनल और 10 स्पोर्ट्स चैनल हैं, यानी कि सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट जो है इनके 16 एंटरटेनमेंट चैनल और 10 स्पोर्ट्स चैनल भी हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो डिटेल है वो पसंद आई होगी, जो कुछ भी की पॉइंट्स बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।